अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली अगर हम लोग देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला हो गया, या सेक्शन फार्मूला हो गया, या इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स हो गया, स्ट्रेट लाइन्स इक्वेशंस हो गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये सारी चीज़ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स अगर है Z1 एंड Z2, तो किस तरह से ये सारे ट्रेजेक्ट्री को शो करेंगे और कैसे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है IIT JEE मेंस एडवांस में, तो हम लोग उसको आसानी से टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें वन बाय वन करके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही जानते हैं। फर्स्ट में डिस्टेंस फार्मूला, अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, एक लाइन है, ठीक है, ये आपका Z1 है जो पॉइंट A है, और B पर आपका Z2 है, ओके। तो हम लोग क्या पढ़ते थे डिस्टेंस फार्मूला, अगर नॉर्मल हम लोग जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे AB इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते थे, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ते थे हम लोग। अब देखिए इसी चीज़ को अगर नॉर्मली देखा जाए कि ये दो रियल पार्ट का डिफरेंस है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस है, तो ये दोनों चीज़ कब हमको मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लें AB इज इक्वल्स टू, तो आपको कब मिलेगा, तो Z2 माइनस Z1 का मोड में। फिर से देख लेते हैं, अगर हम लोग Z2 की बात करें तो ये आपका आएगा x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, माइनस ये आपका x1 प्लस आयोटा y1 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा y2 माइनस y1 का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या लिखते थे कि रूट, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अगर देखा जाए ये और ये दोनों क्या है, सेम है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का अगर मॉड्यूलस ले लें तो हम लोग किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में से माइनस कर देना है और उसका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब मान लिया एक लाइन है, ओके, यहाँ से यहाँ पर M1 रेशियो है और यहाँ से यहाँ पे M2 रेशियो है, ठीक है। ये आपका पॉइंट A है, ये Z1 है, मान लिया यहाँ निकालना है हमको ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपका B है जो Z2 है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिवीज़न है ये क्या है, इंटरनली है। अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो ऐसे होगा, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा M1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका M2 हो गया, तो ये क्या है कि आपका एक्सटर्नली डिवाइड है। इस जगह पे हमारा Z कोऑर्डिनेट, ये B हमारा Z2 और ये हमारा Z1, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस पर सेक्शन फार्मूला में हम लोग यहाँ के जस्ट कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को निकालते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने का क्या फार्मूला होगा, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे जस्ट सेम ही फार्मूला होगा, z इज इक्वल्स टू
अगर आपका इंटरनली है, फॉर इंटरनली डिवाइड इन द रेशियो m1:m2। तो इस जगह पर z इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो Z2, जैसे हम लोग पहले m का लिखते थे m1 Z2 करके, तो पहले हम लोग वैसे ही सेम फॉर्मेट में लिखेंगे m1 Z2 प्लस m2 Z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर जस्ट आपको अगर इंटरनली की बात कर लें, एक्सटर्नली का, फॉर एक्सटर्नली, यहाँ भी रेशियो m1:m2 है, तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू m1 Z2 माइनस m2 Z1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जैसे हम लोग लिखते थे x का वैल्यू जैसे लिखते थे, अगर रियल पार्ट की बात करें, ठीक है, x का वैल्यू लिखते थे, इसको अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x को लिखेंगे तो यहाँ पे रियल इमेजनरी आएगा, एक रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे, तो हमारा x बराबर आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और दूसरा आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। और दोनों को फिर अगर हम लोग x प्लस आयोटा y में लिखेंगे, वो दोनों को ऐड करेंगे आयोटा करके, और फिर सारी चीज़ को कॉमन लेंगे, तो फिर ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली डिवीज़न फार्मूला, अगर सेक्शन फार्मूला की बात करें तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, थर्ड पॉइंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज दैट एक लाइन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका A, ये जस्ट आपका B, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर जस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया, चाहे ये B मान लिया है तो ठीक है, ये हमारा Z2 है, ये हमारा Z1 है। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, तो मान लिया यहाँ पे R है जो Z है, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं C, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर AC इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं BC। ओके, अगर डिस्टेंस फार्मूला पर AC इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। तो अगर Z से देखा जाए तो Z माइनस Z1, AC का वैल्यू, Z माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, तो Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर, Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि Z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z। अब ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z1 का बार इक्वल्स टू Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z2 का बार। बार क्या होता है, अलग हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे Z माइनस Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 बार इक्वल्स टू Z
माइनस Z2 इंटू जेड बार माइनस Z2 बार। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Z इंटू जेड बार, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Z इंटू Z1 बार, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Z1 बार इंटू Z1, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस Z1 इंटू Z1 बार। इसी तरह यहाँ भी करेंगे Z इंटू जेड बार, फिर यहाँ से करेंगे तो Z इंटू Z2 बार, फिर यहाँ से करेंगे तो Z1 बार इंटू Z2, और फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस में आएगा आपका Z2 इंटू Z2 बार। अगर देखा जाए तो ये और ये आपका कैंसिल हो रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और Z को कॉमन ले लेंगे, तो Z को कॉमन ले लिया और इधर से लेके आया प्लस में, तो Z2 बार माइनस Z1 बार ऐसे। अब अगर Z1 बार की बात करें तो प्लस इधर से एक ये वाला पार्ट को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका Z बार Z2 बार माइनस Z1 बार। ओके, अब इधर क्या है आपका बचा हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से Z1 Z2 बार का स्क्वायर, और ये वाला उधर जाके माइनस में Z1 बार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर उल्टा करना चाहें, उल्टा करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फाइनली इसको अगर उल्टा करके लिखना चाहें तो आपका आ गया Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल्स टू आपका आ गया Z1 ठीक है माइनस Z2 बार। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं आसानी से। किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर निकालना है इक्वेशन तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट फॉर्म देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के क्या होते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म्स है, बहुत सारे फॉर्म्स थे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को लिखने का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ भी 2-3 तरीके का देखेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जब बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। अगर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का बात करें ए में, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में सबसे पहले हम लोग क्या था कि जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि x माइनस x2 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू y माइनस y2 y1 माइनस y2 3D में, जस्ट 3D में पढ़ते थे कि ये हमारा पासिंग पॉइंट होता था, उसका डायरेक्शन रेशियो होता था। ठीक है, वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता था 3D में। यहाँ पर क्या है कि 3D तो है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में 2 ही प्लेन होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। वहाँ पे क्या है कि 3 होते हैं x y z, तो इसलिए 3D की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन को लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं z माइनस Z2, जस्ट उसी टाइप में z माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मान लिया t। ये t क्या है, पैरामीटर्स है, पैरामीट्रिक फॉर्म का जो ये है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो z माइनस Z2 इक्वल्स टू टी Z1 माइनस टी Z2, इसको उधर कर लेंगे तो z इज इक्वल्स टू लिखेंगे टी Z1 प्लस 1 माइनस टी Z2। ये हमारा हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो ये स्ट्रेट लाइन को अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें, बी अगर नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इसको डिटर्मिनेंट में हम लोग लिखते हैं। डिटर्मिनेंट वाला कैसे लिखते थे कि Z, Z1, Z2, Z बार, Z1 बार, Z2 बार, 1 1 1, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए जब इसको आप लेंगे Z को तो आपका आएगा Z1 माइनस Z2, मतलब Z1 बार माइनस Z2 बार, माइनस जब इसको लेंगे माइनस Z बार, तो इस स्थिति में आएगा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। नेक्स्ट जब 1 लेंगे तो आएगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2। तो ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म पर है। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जनरल फॉर्म, तो हम लोग जनरल फॉर्म पर डिस्कस करते हैं। सी जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म। वेयर अगर आप देखें, वेयर ए जो है ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बट बी क्या है आपका रियल, ये कंडीशन है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्लोप। अगर इसका स्लोप की बात करें, डी में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली दो तरह के स्लोप्स होते हैं। पहला एक कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है, दूसरा रियल स्लोप होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्लोप, एक रियल स्लोप। अगर हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करें, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करें, कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करें तो ये होता है माइनस इसका कोफिशिएंट ऑफ जेड बार डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड। इसका मतलब आपका माइनस ए बाय ए बार। ओके, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स स्लोप। अगर हम लोग रियल स्लोप की बात करें, अगर रियल स्लोप तो रियल पार्ट ऑफ लिखेंगे माइनस रियल पार्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। अगर रियल पार्ट ऑफ ए की बात करें तो आपका क्या आएगा, ए प्लस ए बार। ओके, क्या आएगा, ए प्लस ए बार। उसके बाद आपका आएगा ए माइनस ए बार, यहाँ पे माइनस आयोटा। ये जो है ये आपका क्या है, रियल स्लोप। तो बेसिकली दो तरह के स्लोप होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा।
ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे नोट let us consider alpha 1 and alpha 2 are two complex slope of the इक्वेशन। मान लिया पहला इक्वेशन जेड बार ए जेड बार प्लस बी एंड ए वन बार जेड प्लस ए वन जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन अगर परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या होगा, दोनों स्लोप का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए 0। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप है, अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप में अगर हम लोग देखें अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका पहले वाला का कॉम्प्लेक्स स्लोप आपका माइनस ए बार प्लस अगर दूसरे वाले का स्लोप अगर देखा जाए तो माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 बार इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। अगर हम लोग पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें तो आपका अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 होना चाहिए। इसका मतलब ए बार इक्वल्स टू A1 बाय A1 बार, ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर पैरेलल। ठीक है, तो कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का कॉम्प्लेक्स स्लोप का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, और अगर पैरेलल है तो दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं और उसका अगर स्लोप आपको निकालने हो, जैसे सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अगर यहाँ पे आपको स्लोप चाहिए तो स्लोप इक्वल्स टू हम लिखेंगे, स्लोप इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट मान लिया स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन आपका दिया हुआ है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है जो Z1 है, यहाँ से यहाँ आपका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो P, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग किसी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते तो सबसे पहले इस पॉइंट को Z के जगह पर रखते थे, इसके दोनों को कोफिशिएंट के स्क्वायर से रूट ओवर उसका कोफिशिएंट से ये करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर भी आपको सेम ही करना है। OP इज इक्वल्स टू ये आपका आएगा ए बार Z1 प्लस ए Z1 बार प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ए बार Z1
प्लस ए Z1 बार प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मोड ए। तो इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको आप 5th नंबर दे दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at Z0 and radius r। ठीक है, अगर हमारा कोई सर्कल है जिसका ओरिजिन आपको पता है, सेंटर वो क्या है Z0 और रेडियस r, तो इस तरीके से अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं मोड Z माइनस Z0 इक्वल्स टू r। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये आपका क्या है रेडियस और ये क्या है आपका ओरिजिन। अब हम लोग देखेंगे कि कोई पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है, पॉइंट Z1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट Z1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मोड Z माइनस Z0 इक्वल्स टू r। फर्स्ट में अगर Z1 माइनस Z0 इक्वल्स टू r हो जाए तो ये सर्कल पे ही लाई करेगा। Z1 लाइज ऑन द सर्कल, Z1 लाइज ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर Z1 माइनस Z0 ग्रेटर देन R तो ये क्या होगा आउटर पार्ट में लाई करेगा, एक्सटीरियर। तो Z1 लाइज आउट ऑफ द सर्कल, ठीक है। और तीसरा, अगर Z1 माइनस Z0 लेस देन R है तो इन Z1 लाइज, इसको हम लोग आउटसाइड लिख देंगे, Z1 लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, तो कोई भी एक पॉइंट किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है या सर्कल के जस्ट अंदर है या सर्कल के जस्ट बाहर है, तो ये तीनों कंडीशन से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर आपका ओरिजिन हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा Z0 का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो मोड Z इज इक्वल्स टू R। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at origin and radius r, तो हम लोग लिख सकते हैं मोड Z1 या मोड Z इक्वल्स टू R। यहाँ पर क्या है ओरिजिन। अगर सर्कल का इक्वेशन देखा जाए तो ये आपका ये आएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा R। ओके, ये आपका
ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका रियल एक्सिस। और अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें तो ये कहीं भी हो सकता है। ये सेंटर जो है आपका, ये आपका Z0 पर और रेडियस R, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है ओरिजिन को छोड़ के, अगर Z0 का वैल्यू 0 प्लस आयोटा 0 या 0 कॉम्प्लेक्स नहीं है तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग कैसे लिखेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर किसी जनरल इक्वेशन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से उसको अगर ऐड कर दें, उसमें ऐड कर दे वो पार्ट को, तो सिंपली बन जाता है। हम लोग को तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन पता है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि z प्लस जेड बार इक्वल्स टू, अगर हम लोग मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ये देखें तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आपको इससे मिल जा रहा है। तो जस्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में इस चीज़ को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका जनरल इक्वेशन। तो हो जाएगा z प्लस जेड बार प्लस सेम ये जीरो। तो ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया सर्कल का। अगर इसका बात करें, अगर हम लोग इसमें अगर बात कर लें कि हमारा सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो देखिए सेंटर क्या होगा आपका? सेंटर क्या होगा? ये आपका होगा -a, ठीक है। सेंटर -a होगा। एक्चुअली हमारा क्या है कि a क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ देखिए, a आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, और b आपका क्या होता है? रियल। तो ये आपका सेंटर हो गया। और रेडियस अगर कहें, रेडियस, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अगर लिख लिए तो उसका सेंटर माइनस ये, और रेडियस क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का रूट ये, ठीक है। तो कर सकते हैं हम लोग आसानी से। अगर हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर अगर 3 पॉइंट है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तीनों क्या है? कॉलिनियर नहीं है। तो इसका मतलब है उस तीनों पॉइंट से होके हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। तो उस सर्कल का जो इक्वेशन है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल of three non-collinear point, collinear complex numbers। अगर हम लोग a बोलते हैं Z1, B Z2 एंड C Z3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2, Z माइनस Z2 इंटू, ओके, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z1 माइनस
Z3 इज रियल। अच्छा, इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में होता है कि कुछ और होगा ये इक्वेशन को? तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेसिक में, ठीक है, ये इक्वेशन के बेसिक में कि ये इक्वेशन आता कहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल है और ये 3 कॉलिनियर पॉइंट है, मान लिया A B C, ओके, आपका A जो है कि Z1 है, ये आपका B जो कि Z2 है, और एक C जो आपका Z3 है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे अगर बनाएं ऐसे, और ये एंगल आपको देखा जाए तो ये आपका एंगल थीटा है। अब इसी में अगर ऐसे बनाएं तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। यहाँ जितने भी बनेंगे, एक ही कोड से जितने भी एंगल बनेंगे इस पैरामीटर्स पर, वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं मान लिया D और ये आपका जनरल पॉइंट Z, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का स्लोप देखते हैं। स्लोप या इसको आर्गूमेंट वाले फॉर्म को कॉनी मेथड के थ्रू लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, कॉनी मेथड के थ्रू लिखेंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे Z1 माइनस Z3, देखिए यहाँ पर Z1 माइनस Z3 है ना, Z1 माइनस Z3 लिख सकते हैं Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी का जस्ट मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ गया Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसी को जस्ट उल्टा कर दें, अगर हम लोग लिखें Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, तो ये आपका आ जाएगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3 इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे में कॉनी मेथड को यूज़ करके। तो कॉनी मेथड से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इधर से लिखो Z1 माइनस Z, कोई दिक्कत नहीं, Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z, Z2 माइनस Z इक्वल्स टू, ये जस्ट आपका मैग्नीट्यूड है। तो अपना Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z। अब ये आपका भी आएगा ई के पावर आईटा थीटा, है ना। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को जस्ट प्रोडक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को प्रोडक्ट करेंगे, इसको जस्ट यहाँ माइनस निकलेगा, इसको जस्ट उल्टा कर दे रहे, ठीक है। तो Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 को प्रोडक्ट कर रहे हैं इससे, तो ये आपका आएगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू, ये एक रियल क्वांटिटी है और ये एक रियल क्वांटिटी है, और ये अगर प्रोडक्ट होगा तो माइनस थीटा माइनस ई के पावर 0 हो जाएगा। तो ये टोटल जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा ये आपका क्या आएगा, रियल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल 3 कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट, अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा सर्कल का, वो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म की बात करें, अगर डायमीटर वाला फॉर्म की बात कर लें, तो इन डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। अगर हम लोग इक्वेशन
देखें सर्कल का ये डायमीटर, तो डायमीटर से जब भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट B है, एक C मान लिया जो Z है। अब यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। हम लोग बताए थे कि स्लोप का एडिशन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, बात खत्म, ठीक है। यहाँ का स्लोप कैसे निकालेंगे, तभी थोड़ी देर पहले बताए थे, स्लोप AC। तो स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू Z माइनस जस्ट Z1 डिवाइडेड बाय Z बार माइनस Z1 बार। और अगर स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू Z माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z बार माइनस Z2 बार। अब क्या करेंगे कि दोनों स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर तो आपका आएगा Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z बार माइनस Z1 बार प्लस Z माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z1 बार इक्वल्स टू 0। तो ये आपका डायमेट्रिक फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। अगर किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो डायमेट्रिक फॉर्म में, अगर आपका 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए, और वो जो पॉइंट्स है वो दोनों को मिलाने पर सर्कल का डायमीटर बन रहा है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को, ठीक है, इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अब कुछ अदर फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन देखा जाए, जो अदर फॉर्म में आपको दिए हुए रहते हैं, लेकिन आपको देखने में सर्कल के इक्वेशन नहीं लगेंगे, लेकिन वो सर्कल के इक्वेशन जनरली होते हैं। तो कैसे हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो लिखेंगे अदर फॉर्म ऑफ सर्कल, अदर फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर आपको दिया हुआ है इस फॉर्मेट में Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K, यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर K का वैल्यू 1 है तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर इफ़ K is equals to 1, then above equation shows straight line, ठीक है। अब दूसरा, if K is not equals to 1, then above equation shows equation of circle, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू K, अगर इस टाइप में आपको दिया हुआ है तो ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, ये तब करेगा जब K ग्रेटर इक्वल्स टू 1/2 Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है।
1/2 Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन वैलिड है, अगर ये कंडीशन वैलिड है कि k इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1/2 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी बातों को हम लोग याद करके रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो बढ़ने वाले हैं, जैसे इलिप्स है, पाराबोला है, हाइपरबोला है, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, जिससे कि कुछ कोऑर्डिनेट्स Z1, Z2, Z3 के बीच में रिलेशन देखेंगे कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का क्या कंडीशंस है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का क्या कंडीशन है, या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होने के क्या कंडीशंस है। कुछ फॉर्मेट्स को हम लोग याद करके रखेंगे, या कुछ फॉर्मेट्स को ऐसे देखेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली ईजिली सॉल्व कर पाएँ IIT JEE के क्वेश्चंस को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।